हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पार्ट 2 हिंदी की व्यवहारिक कोटियाँ प्रश्न 6 समास की परिभाषा देते हुए तत्पुरुष समास को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर समास की परिभाषा अर्थ में बिना परिवर्तन किए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की विधि को समास कहते हैं अथवा दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों प्रत्ययों अथवा विभक्ति के लोप होने को समास कहते हैं। समास के कुल 6 भेद हैं जो निम्नवत हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 द्वंद्व समास, 3 बहुब्रीहि समास, 4 तत्पुरुष समास, 5 कर्मधारय समास, 6 द्विगु समास। एक अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का लक्षण जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो जाए। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासाध्य, आजन्म, बेकाम, बेखटके, भरसक, अनुरूप, अभूतपूर्व। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रति, यथा, आ, बे, भर, अनु, अभूत आदि अव्यय हैं। 2 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके बीच और का लोप होता है। उदाहरण पाप पुण्य, भाई बहन, सीताराम, बाप बेटे, भूल चूक, रुपया पैसा, राजा रानी आदि। उपर्युक्त उदाहरणों में और का लोप हुआ है। बात तो सही है। 3 बहुब्रीहि समास। जिस समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे पीताम्बर, दशानन, पंकज, लंबोदर आदि। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों को मिलाकर एक नया अर्थ निकलता है तथा वही प्रधान है। पीताम्बर पित है अंबर जिसका यानी श्री कृष्ण, दशानन 10 है सिर जिसके यानी रावण, पंकज पंख से जन्मा यानी कमल आदि। 4 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है तथा पहले पद में कर्ता कारक को छोड़कर कोई भी कारक आ सकता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। इसके पहले पद में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यक्ष रूप में रह सकते हैं, अर्थात जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के अनुसार इस समास का नाम होता है। समझ रहे हो? कर्म तत्पुरुष ख, करण तत्पुरुष ग, संप्रदान तत्पुरुष घ, अपादान तत्पुरुष ड, संबंध तत्पुरुष च, अधिकरण तत्पुरुष। 5 कर्मधारय समास। जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण को छोड़कर अन्य प्रकारों में से किसी प्रकार का विशेषण होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे घनश्याम, खलजन, महाराज, कृष्ण सर्प आदि। 6 द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिभुवन इक्वल त्रि प्लस भुवन, चौराहा इक्वल चौ प्लस राह। इनमें पहला पद संख्यावाचक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोरे जान पर काजल लेना है जी, होठ के लाली जी, पाउडर लेना है जी। मोरे जान पर काजल लेना है जी, होठ के लाली जी, पाउडर लेना है जी। मोरे जान पर मोरे जान पर झुमका लेना है जी, नाक के नथनी जी, टिकली लेना है जी। मोरे जान। प्रश्न 14 स्वर संधि को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखित। संधि का अर्थ एवं परिभाषा। संधि साधारण अर्थ मेल या संयोग अथवा जोड़ होता है। मेल से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्याकरणानुसार यह संधि की परिभाषा अग्रलिखित प्रकार से है। परिभाषा। एक विशेष अवस्था में दो वर्णों अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। विशेष अवस्था का आशय यह है कि दो वर्णों के मेल से जो रूप या विकार परिवर्तन होता है इसी को संधि कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हर संयोग या मेल संधि नहीं होते। इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। संधि। एक महेश इक्वल महा प्लस इसमें आ प्लस ई इक्वल ए हो गया है। 2 निष्कपट इक्वल निः कपट, इसमें विसर्ग का स हो गया है। संधि के प्रकार। वर्णमाला में संधि 3 प्रकार की होती है। 1 स्वर संधि, 2 विसर्ग संधि, 3 व्यंजन संधि। 1 स्वर संधि। 2 स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे कपिस, कपि प्लस इस इक्वल ई प्लस बड़ा ई का मेल। गंगौद, गंगा प्लस ओद इक्वल बड़ा आ प्लस ओ का मेल। राजेंद्र, राज प्लस इंद्र इक्वल आ प्लस
ई का मेल। स्वर संधि, एक दीर्घ स्वर संधि, इसमें दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाता है। अ प्लस अ इक्वल बड़ा अ, ई प्लस ई इक्वल बड़ा ई, उ प्लस उ इक्वल बड़ा उ, अर्थात यदि अ आ ई उ और री के बाद के ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण, शिव प्लस आलय इक्वल शिवालय, परम धन अर्थ इक्वल परमार्थ, महा प्लस इंद्र इक्वल महेंद्र, भाग्य प्लस उदय इक्वल भाग्योदय। क्यों हिला डाला ना। 2 गुण स्वर संधि, 3 वृद्धि स्वर संधि, 4 यण स्वर संधि, 5 आयादी स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्पाल, दिग प्लस पाल तन्मय, तत् प्लस मय इक्वल तन्मय, सदानंद, सत प्लस आनंद इक्वल सदानंद। 3 विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, निर्जन इक्वल निह प्लस जन, विसर्ग कर रहा, मनोहर इक्वल मनः धन हर, विसर्ग का ओ, निष्ठुर इक्वल निह प्लस ठुर, विसर्ग का स। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 15, संधि और समास को परिभाषित करते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए अथवा संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संधि की परिभाषा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 शब्द या पद जब एक दूसरे के निकट होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब 2 अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों का इस विकार जन्य मिलावट के रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। शाबाश बेटा। समास की परिभाषा, अर्थ में बिना परिवर्तन किए 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की विधि समास कहलाती है। अथवा 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, प्रत्ययों अथवा विभक्ति का लोप होना ही समास है। संधि और समास में अंतर, संधि और समास में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। एक संधि में 2 वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में 2 पदों का योग होता है। 2 संधि में 2 वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल 2 पदों के बीच संयोजक शब्द ही लुप्त होता है। 3 संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। जैसे पीताम्बर में 2 पद होते हैं, पित और अंबर। इसका संधि विच्छेद करने पर पित प्लस अंबर लिखा जाएगा और समास विग्रह करने पर पित है अंबर जिसका लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया मुन्ना। माया लाखों दिन में पाजक चंदा, माया लाखों दिन में पाजक चंदा। RPS। अरे माँ कसम गंगा नहाने देना, 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 माँ कसम गंगा नहाने देना। अरे माया लाखों दिन में पालक राजा, अरे माया लाखों दिन में पालक राजा, अरे माँ कसम गंगा नहाने देना, माँ कसम गंगा नहाने देना। प्रश्न 30, संक्षिप्ति से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्तियों के 10 उदाहरण दीजिए। उत्तर, संक्षिप्ति शब्द प्रकरण का एक भाग है तथा इसका अर्थ शब्दों के संक्षिप्त रूपों से है। संक्षिप्ति का कोशगत अर्थ अल्पाक्षर शब्द संक्षेप शब्द संकेत चिन्ह है। इसका प्रयोग संकेत अक्षर के अर्थ में भी किया जाता है। संक्षिप्ति अंग्रेजी शब्द एब्रीविएशन का हिंदी अनुवाद है। संक्षिप्ति शब्दों के संकेत चिन्ह हैं जो कालांतर में अपने आप में शब्दों की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये इतने सर्वमान्य, प्रचलित, लुभावने और सुविधाजनक होते हैं कि लोगों द्वारा इनके शब्द प्रायः भुला दिए जाते हैं। जैसे समय के लिए अंग्रेजी में AM प्रातः तथा PM शाम। इसी प्रकार की संक्षिप्तियाँ BA, MA, भेल, डमुक, UGC, नाटो, CPM, CPI, CIA, GPO, CJ, CID, ADJ, TV आदि हैं। ध्यान रहे कि संक्षिप्ति में संक्षेप चिन्ह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और संक्षिप्ति अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है जो अपने मूल शब्द के अर्थ को संपूर्णतः वहन और व्यक्त करता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार।
संक्षिप्ति की विशेषताएं: एक संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है। 2 यह अपने आप में पूर्ण है। 3 संक्षिप्ति मूल शब्द के अर्थ को वहन और व्यक्त करता है। 4 संक्षिप्ति मूल शब्द का संकेत चिन्ह है तथा मूल शब्द की पहचान है। 5 संक्षिप्ति सुविधा एवं सरलता की उपज है। 6 संक्षिप्ति में मुख्य सुख निहित है। संक्षिप्ति के रूप: संक्षिप्ति को 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है, एक मौखिक संक्षिप्ति, 2 लिखित संक्षिप्ति। मौखिक संक्षिप्ति में संक्षिप्ति का जो रूप बोलचाल में रहता है वह उसी रूप में लिखा जाता है, जैसे भेल, द्रमुक, यूजीसी, जेपी, भाजपा, छग। किंतु लिखित संक्षिप्ति में जो लिखा जाता है वह वैसा पढ़ा नहीं जाता, अपितु उसका मूल शब्द ही पढ़ा या बोला जाता है। तो क्या नाचो मैं? जैसे भोविप्र भोपाल विकास प्राधिकरण, वीवी विश्वविद्यालय, निप्र निजी प्रतिनिधि, क्रिया विशेषण। संक्षिप्तियों के 10 उदाहरण: 1 कृपया पन्ना उलटिए। 2 हस्ताक्षर। 3 सही वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 4 11वीं 5 जनवरी। 6 मर्यादित। 7 रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 8 जेपी जयप्रकाश नारायण। 9 भाजपा भारतीय जनता पार्टी। 10 द्रमुक द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। प्रश्न 31 संक्षिप्ति किस प्रकार बनाई जाती है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर: संक्षिप्ति बनाने के तरीके। 1 जिस शब्द की संक्षिप्ति बनाई जाए उसके संपूर्ण अर्थ एवं संदर्भ हमें ज्ञात होना चाहिए। 2 संक्षिप्ति प्रायः शब्दों के अद्याक्षरों से बनती है जिसमें प्रारंभ का वर्ण दिया जाता है। 3 संक्षिप्ति में संक्षेप चिन्ह का बाद में धीरे धीरे लोप हो जाता है या कर दिया जाता है, जैसे दक्षेस या दक्षेस दक्षिणी क्षेत्रीय संगठन। 4 संक्षिप्ति बनाते समय इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें किसी प्रकार की अशिष्टता, मजाक या अतिरिक्त संदर्भ न तो जुड़े न ही ध्वनित हों। 5 संक्षिप्ति सहज ही समझ में आने वाली होना चाहिए। संक्षिप्ति के उदाहरण: 1 वीवी विश्वविद्यालय। 2 यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देख देख के टोरी देख देख के हंसे रे टोरी मोला देख देख के देख देख के टोरी देख देख के हंसे रे टोरी मोला देख देख के देख देख के टोरी देख देख के हंसे रे टोरी मोला देख देख के आँखों आँखों रे मेरा ताला फेंक के आँखों आँखों रे मेरा ताला फेंक के तेरी तेरी हंसे मोला देख देख के एक फेंक के पूरा फेंक फेंक के कर दे इशारा बना फूल फेंक के एक फेंक के पूरा फेंक फेंक के कर दे इशारा बना फूल फेंक के संगी सहेली ला घर भेज के संगी सहेली ला घर भेज के कॉलेज के पीछू पति मुला ले के कॉलेज के पीछू पति मुला ले के बिल्कुल नहीं बने गड़बड़ हो गया साले हो। ये माया ला पढ़ाई का बाबू, ये माया ला पढ़ाई का बाबू। सगा होते की तब हाल की वो, सगा होते नानी तभी हाल की वो। ये माया ला पढ़ाई का बाबू, ये माया ला पढ़ाई का बाबू। सगा होते की तभी हाल की वो, सगा होते नानी तभी हाल की वो। अरे जीना है तो पीना है, 24 दिन का सीना है। जीना है तो पीना है 24 दिन के सीना है, जीना है तो पीना है 24 दिन के सीना है। प्रश्न 52 कार्यालयीन भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: भारत का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी के अनुसार राजभाषा एक परिभाषित शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा के लिए अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। इसी आधार पर हिंदी के कार्यालयीन भाषा भी कहते हैं। राजभाषा का क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय है। सामान्यतः देश की राष्ट्रभाषा को ही उसके मानक रूप में राजभाषा स्थान दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया। राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों और भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक तथा सभी राष्ट्रीयकृत
बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं। इसकी पुष्टि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कागजात संख्या 120-27-77-88 राव खंड 2 दिनांक 6/8/1987 में की है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? कार्यालयीन हिंदी को अनुकूल दिशा और गति प्रदान करने में कार्यालयों में प्रयुक्त प्रारूपण, टिप्पण, सार लेखन, रिपोर्ट आदि में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन दोनों में ही कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं प्रयोग अत्यधिक व्यूहित होता है। कर्मचारी की तत्परता, भाषाई दक्षता और अभ्यास के प्रारूपण, टिप्पण, सार लेखन, रिपोर्ट, अनुवाद आदि की भाषा में स्पष्टता, शुद्धता, सरलता, वैज्ञानिकता एवं प्रभावी रूप से प्रकट होती है। प्रारूपण: कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने के पहले उस पत्र का एक प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तथा उसे उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में भेजा जाता है। यह प्रारूप पहले की टिप्पणियों, संबंधित पूर्व पत्रों एवं अधिकारियों के पूर्व आदेशों के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रारूप प्रायः संबंधित लिपिक द्वारा तैयार किया जाता है, किंतु शासन के महत्वपूर्ण गोपनीय एवं नीति संबंधी पत्रों का प्रारूप अधिकारी स्वयं तैयार करते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? प्रारूप के अंग: सामान्यतः प्रारूप पत्रों के निम्नलिखित अंग होते हैं। एक शीर्ष, इसमें जिस कार्यालय से पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, स्थान आदि लिखा जाता है। 2 क्रमांक एवं दिनांक: पत्र में बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर स्थान एवं दिनांक लिखते हैं। 3 जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पद और कार्यालय का नाम और स्थान का नाम प्रति के नीचे लिखा जाता है। 4 विषय: पत्र लिखने का आशय या विषय संक्षेप में लिखते हैं। 5 संदर्भ: यदि पूर्व में कोई पत्राचार हुआ है तो उसका विवरण, पत्र क्रमांक एवं दिनांक लिखते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। 6 संबोधन: पद छोटे या बड़े अधिकारी के अनुसार पत्र प्रारंभ करने में पूर्व बाईं तरफ संबोधन लिखा जाता है, जैसे महोदय, श्रीमान या प्रिय आदि। 7 पत्र का मूल: यह पत्र का मुख्य भाग होता है, अर्थात जिस काम के लिए पत्र लिखा जाता है उसका विस्तृत विवरण लिखा जाता है। 8 स्वनिर्देश: प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का नाम। यह पत्र समाप्ति के बाद नीचे दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे भवदीय, आपका आदि। 9 पृष्ठांकन: यदि पत्र की सूचना किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजना हो या किसी संबंधित अन्य व्यक्ति को भेजना हो तो पत्र की पृष्ठांकन प्रतिलिपि क्रमांक 1, 2, 3 करके भेजी जाती है। इसमें प्रतिलिपि सूचनार्थ या आवश्यक कार्यवाही हेतु भी लिखा जाता है।